हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं कुणाल लोनारे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर विथ न्यू चैप्टर, जो कि है चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, राइट। तो जी बेसिकली आज का जो लेक्चर होगा वो बेसिकली आज मीनिंग कवर करेंगे। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखा है, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स का टॉपिक हमें नेक्स्ट लेक्चर में कवर करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं आपकी एनसीईआरटी बुक में गो थ्रू किया तो मैंने वहां पर देखा कि वहां पर कुछ टेक्निकल प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल वॉट एवर कुछ भी था। ठीक है, तो वो भी सारी चीजें हैं जो कि आज की लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो मेनली आज 3 टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल मैनेजमेंट की मीनिंग, इसके साथ साथ टेक्निकल प्रिंसिपल, आपकी बुक में हाँ टेक्निकली प्रिंसिपल दिया गया है, और एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल से कंपेयर करके ये दिखाया गया है कि वो दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। तो जी आज कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं करेंगे। तो जी आज का जो नया चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन आपको क्या रहना है, एक्टिव और अलाइव रहना है। आपको एक्टिव रहना है और साथ ही साथ जो भी बात मैं आप सभी को बताऊंगा आपको बहुत ध्यान से सुननी है, उस सारी बातें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एक चीज पहले ही बता रहा हूँ, ये चैप्टर इवन तक के आप कोई भी कंपनी में जाइए, आप भी बिजनेस सुनना चाहेंगे, बिजनेस फ्यूचर में करना चाहे, या फिर कोई भी कंपनी में जाना चाहे, या फिर कोई भी मैनेजमेंट करना चाहे, कोई भी कहीं भी फील्ड हो कहीं भी चले जाइए, आपको ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, मतलब पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जी अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये सब था, सारी मतलब रट्टू टोटा टाइप वाली चीज है जो कि आपको थोड़ा लर्निंग टाइप का करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं आपको प्रिंसिपल्स पढ़ाऊंगा फायोल, ठीक है, और टेलर के, तो उसमें बहुत ही मजा आएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वो सब तो दूर की बात है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये चैप्टर है क्या, करना क्या है। तो ये सारा आंसर मैंने यहाँ पर इस मीनिंग में लिख दिया है। ठीक, तो जी जैसा एक बार पहले हम लोग मीनिंग पढ़ लेते हैं। मैंने लिखा क्या है यहाँ पर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, ये गाइडलाइन है फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मतलब समझिए। मीनिंग तो जी बहुत छोटी सी है, 2 लाइन की मीनिंग है, लेकिन बहुत बड़ी बातें कह जाती है, राइट। तो सबसे पहला है डिसीजन मेकिंग। ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये आपको बताता है कि डिसीजन कैसा लेना चाहिए। जैसे आपके टीचर्स रहते हैं ना, आपको जरूर कहते होंगे कि बेटा हार्ड वर्क करो, बेटा हार्ड वर्क करो, तभी जाके अच्छे नंबर ला पाओगे। ठीक है, तो जी ये आपकी टीचर्स आपको जरूर कहती होंगी। तो ये आपको क्या करती है, गाइड करती है कि बेटा अच्छे नंबर लाना है तो हार्ड वर्किंग कर कीजिए। तो ये आपको गाइड कर रही है। सो वैसे ही हर एक मैनेजमेंट को मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइडलाइंस देता है कि आपको डिसीजन कैसी लेनी चाहिए। मतलब वो ये बताता है मैनेजमेंट को कि आपको ऑब्जेक्टिव्स कैसे सेट करने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के, आपको उस ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के लिए कौन कौन सी ट्रिक्स को यूज करना चाहिए, कितने एम्प्लॉयज को रखने चाहिए, कौन कौन से एम्प्लॉयज को कैसा कैसा काम देना चाहिए, कौन कौन से लेवल में किसको किसको रखना चाहिए, किसको किसको पावर देनी चाहिए, कैसी कितनी पावर देनी चाहिए, किस हिसाब से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करता है, एक मैनेजमेंट को गाइड करता है कि उन्हें डिसीजन मेकिंग कैसी करनी चाहिए। ठीक, अब अब मैंने यहाँ पर लिखा है एंड बिहेवियर फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। अब जी बिहेवियर का मतलब क्या है, डिसीजन मेकिंग का तो जान लिया, बिहेवियर का। तो जी बिहेवियर का मतलब होता ये है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये बताता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को कि आज की आप मतलब आज कोई भी मैनेजमेंट को बेसिकली ये बताता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को कि आज आपकी पोजीशन क्या है और फ्यूचर में आपकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए। मतलब ये बताता है बेसिकली कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की आज स्टेटस बेकार है, आज उसकी रनिंग बेकार है, सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हर ऑर्गेनाइजेशन को ये गाइड करता है कि उन्हें कैसे फ्यूचर में उनकी पोजीशन को अच्छी करनी चाहिए। और अगर कोई भी मैनेजमेंट की मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर आज स्टेटस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रन कर रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, सो वो
मैनेजमेंट प्रिंसिपल उस ऑर्गेनाइजेशन को ये गाइड करेगा कि फ्यूचर में आपको और कैसे प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहिए और अपनी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ानी चाहिए। ठीक, तो जी बिहेवियर फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन यही है। तो जी और एक बार आप सभी मेरे साथ बोलिए, मैंने क्या लिखा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बहुत छोटा सा मीनिंग है लेकिन बहुत बड़ी बात कह जाता है ये। अब जी यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ 3 वर्ड्स लिखे हैं। तो जी बेसिकली ये क्या है, फीचर्स है। जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, ये जनरल है, ब्रॉड है, फ्लेक्सिबल है। अब जी आप सभी के दिमाग में एक चीज घूम गई होगी, यार यहाँ पर फीचर लिखा है तो ये सभी क्या है। तो जी ये सभी मैंने एकदम ऊपर, मतलब ऊपर ऊपर से आपको एक बहुत बेसिक सा, जो बहुत बेसिक है मैनेजमेंट प्रिंसिपल का फीचर, वो आपको यहाँ पर बताया है। उसके डीप में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, जहां पर आपको डीपली बताऊंगा ये सारी चीजों के बारे में, एकदम डीपली मीनिंग। राइट, तो जी सबसे पहला है मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज जनरल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल का सबसे पहला फीचर क्या है कि ये जनरल है। अब जी जनरल मतलब, अब जी ये कोई भी फॉलो कर सकता है, छोटा हो या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई इसे फॉलो कर सकता है। ब्रॉड, अब जी ये क्या है, ये ब्रॉड है, मतलब जैसे आप जानते हैं मैंने आपको पिछली लेक्चर्स में पढ़ाया था परवेसिव, मतलब आपको पिछली चैप्टर में जो था आपको परवेसिव का मतलब बताया था, मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट इज परवेसिव का मतलब इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक, तो जी मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी हर जगह पे प्रेजेंट है, चाहे आप यूके में हो, आपका बिजनेस इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता हुआ मिलेगा। ठीक, अब जी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो जी ये थोड़ी बेसिक मीनिंग है, इसके अंदर डीपली हम लोग अगली लेक्चर्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक, अब जी यहाँ पर मेरा मोटिव ये था बेसिकली पढ़ाने का। इसमें जी आपको क्या किया है कि आपकी बुक में आपको कुछ वहां पर साइंटिफिक प्रिंसिपल करके एक टॉपिक दिया गया है। तो मैं चाहता हूं कि आप, आपकी बुक में दिया है तो यार एक बार पढ़ ही लो, क्या पता कि एग्जाम्स में आ गए। वैसे मैंने देखा तो कोई वैसे पूछा नहीं था, लेकिन तब भी। अब जी साइंटिफिक प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है जी, जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, वैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या होता है, रिजिड होता है, रिजिड। आप इसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल को आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपको लगेगा कि यार मुझे ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल में ऐसा कुछ नहीं होता। ये जस्ट फ्लेक्सिबल का ऑपोजिट है, रिजिड। ठीक, अब जी मैंने आपको पिछली चैप्टर में पढ़ाया था कि जी जो मैनेजमेंट का जो है, मतलब बेसिकली मैनेजमेंट क्या रहता है, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है। सो जी मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी टाइम अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, लेकिन साइंस प्रिंसिपल टाइमली चेंज नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली यही सारी चीजें थोड़ी बोर टाइप की चीज है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या पता आपके एनसीईआरटी में दिया ही है, इसलिए मैं एक बार बता रहा हूँ कि आपको बस एक बार थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि बेसिकली होता क्या है। अब जी जैसे देखिए, अब जी यहाँ पर और ज्यादा तो कुछ है नहीं, बहुत बेसिक चीज है। अब जी यहाँ पर आपको और एक चीज है टेक्निकल, एक मिनट क्या दिया गया है, मैं भी एक बार कंफर्म जाता हूँ। हाँ, मैनेजमेंट टेक्निक्स करके दिया है, मैनेजमेंट टेक्निक्स करके दिया है। सो बेसिकली ये क्या होता है, अब जी देखिए सबसे बेसिक चीज आपको बताता हूँ, मैनेजमेंट क्या करता है, ये गोल डिसाइड करता है, सबसे बेसिक चीज। ठीक, और जी मैनेजमेंट ये भी चीज डिसाइड करता है कि हमें इस गोल को कैसे अचीव करना है, कौन कौन सी ट्रिक यूज करनी है, कौन कौन सा मेथड यूज करना है। ठीक, तो मैनेजमेंट क्या करता है, ये सारी चीजों को डिसाइड करता है ना। ठीक, कौन कौन से मेथड यूज करने चाहिए, कौन कौन से ट्रिक्स यूज करने चाहिए, कौन कौन से हमें टेक्निक्स को यूज करना चाहिए कि हम ये गोल्स को अचीव कर सके, ये होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ये डिसाइड करता है। लेकिन जी मैनेजमेंट टेक्निक क्या होता है, करने वाला। मैनेजमेंट टेक्निक क्या होता है, ये बेसिकली वर्क पे फोकस करता है, ये बेसिकली काम करता है। ठीक, काम इन द सेंस, भाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल ने तो डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई ये गोल होना चाहिए, तो जी मैनेजमेंट टेक्निक क्या डिसाइड करता है, मतलब ये एक मेथड, एक प्रोसीजर रहता है जो ये फॉलो करता है कि हम ये
गोल को कैसे कैसे अचीव करें। तो बेसिकली यही फंड आइडिया है, ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत बोरिंग सा भी टॉपिक है, तो इसमें मैं ज्यादा चर्चा भी नहीं करना चाहता और आपका भी वेस्ट करना, टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक, तो जी अगली लेक्चर पे मिलते हैं, बहुत मजा आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स में। देखिए मैंने इतने अच्छे अच्छे डायग्राम्स भी बनाया है। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत ही मजा आने वाला है। अभी का टॉपिक थोड़ा बोर टाइप का है क्योंकि यार ये टेक्निकल वेक्निकल मेरे को भी नहीं पता कि क्यों डाला है, पूछता तो है नहीं, लेकिन कोई नहीं। आप सभी से डियर मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए मैं चलता हूँ, बाय, एंजॉय, टेक केयर एंड चीयर्स। अगली लेक्चर्स में मिलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी बिजनेस स्टडीज क्लास 12 चैप्टर 2 है। ठीक है, तो हालांकि अपन ने अभी तक प्रिंसिपल्स पढ़े नहीं है। ठीक, आने वाली लेक्चर्स में हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं मैनेजमेंट के। लेकिन उन प्रिंसिपल्स को जानने से पहले आपकी बुक के हिसाब से हमें सबसे पहले उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जानना पड़ेगा। ठीक है, फिर फ्यूचर में जाके उनके इंपॉर्टेंस जानना पड़ेगा, तब जाके हम प्रिंसिपल पे आएंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि उस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम नेचर भी कह सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। देखिए, जो हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो पढ़ने वाला अभी तक पढ़ा नहीं है, तो जो हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्यूचर में जाके पढ़ेंगे ना, वो सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। चाहे आपका कोई भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी टाइप का बिजनेस हो, हर जगह पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होगा फॉलो आप कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है यूजिंग ऑफ दिस प्रिंसिपल में वेरी फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आप अपने अनुसार उसे अपनी तरीके से कैसे भी कोई भी सिचुएशन में अपने अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हो, ये सेकेंड पॉइंट कह रहा है। इसलिए ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। सेकेंड पॉइंट है जनरल गाइडलाइंस। अब ये जो नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये एकदम जनरल गाइडलाइंस है। ये कोई स्ट्रिक्ट लॉ वो नहीं है कि आपको फॉलो करना है मतलब करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यह आपकी मर्जी है कि आपको इसे फॉलो करना है या नहीं है। ठीक, अगर आप एज अ बिजनेसमैन या फिर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसे चलाना है या नहीं चलाना है। ये कोई स्ट्रिक्ट नहीं है कि आपको इसे फॉलो ही करना है। थर्ड पॉइंट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। देखिए, आप कोई भी चीज नई चीज बनाएंगे, ठीक, कोई भी नई चीज बना दिए, आपने प्रोजेक्ट कोई नया बनाया, तो आप उस प्रोजेक्ट को बार बार चला के तो देखोगे ना कि भाई मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है काम भी कर रहा है कि नहीं। ठीक, तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाने वाले थे, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बनाने वाले हैं, जो भी पीपल थे, उन्होंने भी क्या किया कि प्रिंसिपल्स को जब बनाया ना, तो उन्होंने भी सालों साल तक बहुत बार अपने प्रिंसिपल्स को यूज करके देखा, अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग दिन में यूज करके देखा कि भाई जो वो प्रिंसिपल्स बनाए हैं वो सही में काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद जाके जैसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर जगह काम करने लगे, तब जाके उन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को एक्चुअल में लॉन्च कर दिया। ठीक, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि जो प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट बने हैं, ये रेगुलर ऑब्जर्वेशन के कारण बने हैं। हमने बार बार वो प्रिंसिपल्स को यूज करके देखा कि बार बार हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर रहे हैं तो प्रिंसिपल काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो रेगुलर ऑब्जर्वेशन के कारण हमारा जो प्रिंसिपल है वो बना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई एक पेपर लिया, रात में बैठ गए और आपने ऐसे से प्रिंसिपल लिख दिया और वो प्रिंसिपल बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है फ्लेक्सिबल होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इन्हें चेंज कर सकते हैं, या फिर मैं कह दूं तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक, चेंजेस कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है मेनली बिहेवियर। अब इस पॉइंट का ये मतलब है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बने गए हैं ना, ये पीपल के बिहेवियर को गाइड और इन्फ्लुएंस करने के लिए ही बने हुए हैं। मतलब
ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है इसमें आप यही पढ़ोगे फ्यूचर में जब हम क्लास पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। उसमें दो पीपल हैं, टेलर और फ्यूल। तो उन्होंने दोनों ने इस तरीके से प्रिंसिपल बनाया कि कहीं ना कहीं ये पीपल के लिए बनाया गया है प्रिंसिपल। मतलब पीपल को किस तरीके से चलाना है, अपने जो वर्कर्स हमारे अंडर काम करेंगे उन्हें किस तरीके से हमें काम करवाना है, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बना है। इसलिए क्या है, पीपल के लिए बना है, इसलिए ये क्या है, मेनली बिहेवियर। ठीक है। 6 पॉइंट है हमारे पास, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखिए इसका एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। टू सर्टेन एक्सटेंट आउटकम्स कैन बी प्रिडिक्टेड एंड पास्ट मिस्टेक्स कैन बी अवॉइडेड। देखिए जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये जो अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर फॉलो करेंगे तो इससे आप कई हद तक, टू सर्टेन एक्सटेंट, कई हद तक आप अपने रिजल्ट्स को, आउटकम्स यानी रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट मतलब पहचान सकते हो फ्यूचर में कि आपके साथ क्या होने वाला है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या होने वाला है। और आप कोई भी पास मिस्टेक्स, जो भी कोई मिस्टेक्स होगी, आप उसे अवॉइड भी कर सकते हो अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अगर आप फॉलो करोगे तो सबसे पहली चीज, आपका जो भी आउटकम रिजल्ट होगा वो आप कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हो, मतलब पता लगा सकते हो, अपना फ्यूचर देख सकते हो अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, अगर आप वो ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करेगी तो। और कहीं ना कहीं इससे आप पास मिस्टेक्स जो होगी या कोई भी मिस्टेक जो होगी आप उसे अवॉइड भी कर सकते हो। 7 पॉइंट है कंटिंजेंट। अब कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है, देखिए जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये सिचुएशन के बेस पे होता है, ठीक। इसलिए ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंटिंजेंट है। मतलब आप इसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी सिचुएशन के अनुसार से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज करती है, ठीक है। कहीं ना कहीं सिमिलर होगा आपके फ्लेक्सिबल और आपका सेकेंड वाले पॉइंट से, ठीक है। तो कंटिंजेंट का मतलब होता है बेस्ड ऑन सिचुएशन, मतलब हम उससे सिचुएशन के हिसाब से क्या कर सकते हैं, अल्टर, अल्टर यानी चेंज कर सकते हैं, ठीक। इसलिए ये कंटिंजेंट है। तो होपफुली आपने मेरे साथ आज सीख लिया होगा नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको एग्जाम्स में फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी पूछे तो सबका एक मतलब एक ही है, ठीक है। तो गाइस हम लोग ने इसके अंदर टोटल 7 पॉइंट्स पढ़े, ठीक। मैं अब गाइस इसी के साथ मैं चलता हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ एक बार बुक रीडिंग आपको ज़रूर करनी है, और आपको सारे केस स्टडीज़, पीडीएफ, हैंडी लेक्चर्स, नोट्स और सारे सिंपल बेसिक नोट्स, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड सारी चीज़ें सीबीएसई स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हमारी वेबसाइट में सारी चीज़ अपलोडेड है। हम अभी भी काम कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो आपको वहाँ पे हमारी वेबसाइट में सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो ज़रूर जाके उसे देखिएगा। चलिए बाय। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए सबसे पहला इम्पोर्टेंस है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, ठीक। जो आपने सोचा है उसको असली में किस तरीके से लाना है, ये चीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है सारे मैनेजर्स को करने में, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हेल्प्स मैनेजर इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिवेलिंग बिजनेस सिचुएशन। मतलब कोई भी मैनेजर किस तरीके से कोई भी बिजनेस के सिचुएशन को इजिली अंडरस्टैंड कर सकता है, ये हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिखाता है सारे मैनेजर्स को, जिसकी हेल्प से वो कोई भी बिजनेस को इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं और उसमें अच्छा से काम कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन helps manager to avoid wastage that are associated with hit and trial approach। देखिए जब आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते हैं ना तो कहीं इसकी हेल्प से, जैसे कोई भी मैनेजर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सारे वेस्टेज होते हैं, वेस्ट होते हैं,
ठीक है, उसको कहीं ना कहीं अवॉइड करता है। तो ये तभी पॉसिबल होता है मैनेजर्स को जब वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करता है, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें इस तरीके से कोई भी मैनेजर या कि इस तरीके की मैनेजर स्किल्स बताते हैं जो हमारी वेस्टेज को कहीं ना कहीं कम करने में हेल्प करते हैं। थर्ड पॉइंट है मीटिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। Organization able to adapt themselves with the changing times because of the adaptable nature of the principles of management। देखिए, आए दिन आप सभी को पता है कि एनवायरनमेंट कितना जल्दी चेंज होते जाता है। ठीक, तो जिस तरीके से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जिस तरीके से टाइम्स टाइम चेंज होते जा रहा है, तो उसके साथ ही साथ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी चेंज होते जा रहे हैं। अब जिस तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी चेंज होते जा रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है, जो भी नई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो नया स्टार्टअप है, तो कहीं ना कहीं ये नए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, जो नए नए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनते जा रहे हैं, उनको ही फॉलो करके नई नई ऑर्गेनाइजेशन भी क्या कर पा रही है, मार्केट में चल पा रही है। नहीं तो आज आपको पता है कि बिजनेस अगर स्टार्ट होता है, अराउंड 100% अगर स्टार्टअप होते हैं मार्केट में, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखा गया है कि 85% तो स्टार्टअप फ्लॉप हो जाते हैं और जो रिमेनिंग 15% है वो स्टार्टअप चल पड़ता है। तो तभी चल पाते हैं जब वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से फॉलो अप कर लेते हैं। ठीक है, मैनी ऑर्गेनाइजेशन लेफ्ट देयर एक्टिविटीज से टेक्निक ड्यू टू चेंजिंग टाइम एंड अडॉप्टेड न्यू वन। सेम चीज लिखी है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये अपनी सारी एक्टिविटीज, जो भी नए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनते हैं, अडॉप्टेड न्यू वंस का मतलब है जब नए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनते हैं, उसके हिसाब से हर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, और जो भी पुराने मेथड, एक्टिविटीज या टेक्निक है जो पुराने समय में फॉलो करती थी, वो उन्हें लेफ्ट मतलब छोड़ देती है और नए तरीके की प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग काम करती है। यही सिंपल सी चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है, इसलिए इसका नाम गया है मीटिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है। देखिए, ड्यू टू इंक्रीज कंज्यूमर अवेयरनेस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प्स मैनेजर इन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। देखिए, आज के समय में हम कंज्यूमर के हिसाब से चलते हैं, कस्टमर के हिसाब से हर बिजनेस काम करता है। जो कस्टमर को पसंद है, हर बिजनेसमैन उनको उस तरीके की चीज प्रोवाइड करके देता है। ठीक है, क्योंकि सारे बिजनेस को भी पता है यार कि अगर वो कस्टमर के हिसाब से काम करेगा तो उसका सामान जल्दी बिकेगा और उसको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो अब क्या हो रहा है आज के समय में कि जितने भी कस्टमर्स या कंज्यूमर्स होते जा रहे हैं वो अवेयर ज्यादा हो रहे हैं, उन्हें हर चीज के बारे में फ्रॉड हो रहा है, तो उन्हें आजकल के कस्टमर्स को पता हो जाता है कि हाँ भाई फ्रॉड होने के चांस, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप सभी ने ये भी पढ़ के रखा है सोशल ऑब्जेक्टिव क्लास 11th में, जहाँ पे उन्होंने ये जाना था कि किस तरीके से एक बिजनेसमैन सोशल मतलब लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए काम करता है। ठीक, तो यही पॉइंट ये भी कहता है कि अगर आप अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, मैनेजमेंट जो भी मैनेजर है वो इजिली क्या करता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आराम से फुलफिल कर पाता है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है एक बिजनेसमैन का 3 ऑब्जेक्टिव होता है, एक सोशल ऑब्जेक्टिव, एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव, या फिर आप एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव करने के लिए अगर कोई भी मैनेजर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करता है तो वो इजिली सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इजिली फुलफिल कर लेता है। ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिसर्च एंड एजुकेशन। देखिए, आज के समय में जो प्रिंसिपल्स यूज फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिसर्च, आज के समय भी देखिए, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि एजुकेशन के अंदर आता है। ठीक, तो आज के समय में जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये आप ट्रेनिंग में भी यूज करते हैं, एजुकेशन में भी यूज करते हैं, एंड ऑफ कोर्स रिसर्च में भी यूज करते हैं। प्रिंसिपल्स हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रिंसिपल्स। इसमें कुछ नहीं लिखा गया, इसमें बस एक सीधी सी बात यही लिखी गई है कि आज के समय में जो भी हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप कर रहे हैं, वो एक तरह से प्रिंसिपल्स है जो
हर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करना चाहती है तो कर सकती है, और जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो यही हमारे साथ कुछ 5 पॉइंट्स थे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे। ठीक, चलिए गाइस, इसी के साथ मैं चलता हूँ। बाय, एंजॉय, टेक केयर, चियर्स। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टीलर। तो देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टीलर, यहाँ पे हम लोग करने क्या वाला है ये हम लोग थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम्स में कभी कभी आपको एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में कुछ बातें भी पूछ सकती है, जो कि हम लोग ने यहाँ पे बता दी है। देखिए, सबसे पहले जो एफ.डब्ल्यू. टेलर का फुल फॉर्म, मतलब ये पर्सन था, इसका फुल फॉर्म मतलब पूरा नाम क्या है? फेडरिक, FREDRIC, फेडरिक विंसलो, WINSLOW, विंसलो टेलर। ठीक है, फेडरिक विंसलो टेलर को हम शॉर्ट में एफ.डब्ल्यू. टेलर भी कहते हैं। तो इनका बर्थ और इनका एंड, ठीक, मतलब ये पर्सन जन्म कब लिए थे, तो ये 20 मार्च 1856 को इनका जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था, और ये एक्सपायर हो गए थे 21 मार्च 1915 को। ठीक, अब जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है, इन्हें हम कंसिडर करते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब एफ.डब्ल्यू. टेलर को हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी पुकारते हैं या फिर बुलाते हैं। तो एग्जाम्स में आपको पूछ सकता है कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किससे बोला जाता है। ठीक, अब ये जो हम साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर है, तो ये एप्लीकेबल टू फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहीं ना कहीं से फैक्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ लोअर लेवल मैनेजर्स ही इसे करते हैं। ठीक है, मतलब एफ.डब्ल्यू. जो मतलब जो आप यहाँ यहाँ पे जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना, ये जो सिस्टम हम फॉलो करते हैं सिर्फ फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो करते हैं, मतलब फैक्ट्री यानी जहाँ पे प्रोडक्शन चलता है। ठीक, यहाँ पे प्रोडक्शन चलता है, हम वहीं पे सिर्फ एफ.डब्ल्यू. टेलर को क्या करते हैं, एफ.डब्ल्यू. टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो इसे फैक्ट्री में काम करता है, और यहाँ पे आप और एक फ्यूल के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो ऑफिस के लिए काम किया जा ऑफिस के लिए काम करता है, लेकिन जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये आपके फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करता है। ठीक है, अब ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल्स, उसके बाद टेक्निक्स। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, टेक्निक उसके अगले की अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट का सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम फ्यूल के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइस, इसी के लिए आज मैं चलता हूँ। अब आज की लेक्चर्स तो बस एक एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में थी, जो कि हमने पढ़ ली। ठीक है, चलिए, बाय। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आज हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देखिए, ये पॉइंट क्या कहता है कि हमें हर चीज़ को साइंस के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, ना कि नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब रूल ऑफ थंब का मतलब है जो हमें बताया गया है उसी के हिसाब से हमें काम करना है, वैसा नहीं करना है। हमें हमें साइंस के अकॉर्डिंग काम करना है, हमें पूरा सोच समझ के काम करना है, ना कि किसी ने कुछ चीज़ बताई आपको इस तरीके से ये सारी चीज़ें चलेगी और आप वही चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको साइंस के हिसाब से पूरी चीज़ को सोच समझ के काम करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देखिए, टेलर कहता है कि कुछ भी काम करने के लिए, मतलब सपोज कीजिए, इसको आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि आप क्लास 12th में तो है अभी। ठीक है, अब क्लास 12th में एक पर्सन है मिस्टर अरुण, और एक स्टूडेंट है मिस्टर राजू। तो ये दोनों जो स्टूडेंट है क्लास 12th में है। तो अरुण 12th में अच्छे मार्क्स को स्कोर करने के लिए एक ट्रिक फॉलो करता है, वैसे राजू भी
क्या करता है, 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए कोई अलग ट्रिक फॉलो करता है, तो दोनों अलग अलग ट्रिक फॉलो करता है। लेकिन एट लास्ट सपोज कीजिए कि राजू का आ गया 96% और सॉरी अरुण का आ गया 96% और राजू का आ गया 94%। ये शो करता है कि कहीं ना कहीं अरुण ने कोई ऐसी ट्रिक फॉलो की होगी, एक ऐसी ट्रिक अपनाई होगी जिससे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। ठीक, तो मतलब ये प्रिंसिपल यही कहता है कि कोई भी काम, चाहे आप पढ़ाई से लेके या बिजनेस चलाने से लेके कोई भी काम आप करते हो, उसका सिर्फ एक बेस्ट वे होता है, एक अच्छा तरीका होता है। वो अच्छे तरीके को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो अरुण ने क्या कर दिया था, ट्वेल्थ में अच्छे ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स लाने के लिए मेथड जो था उसने आइडेंटिफाई कर लिया था। उसको पता चल गया था कि भाई मैं ट्वेल्थ में इस तरीके से पढ़ूंगा तो मुझे अच्छे मार्क्स तो आ ही जाएंगे। ठीक है, और उसने उसके हिसाब से काम कर दिया। तो इसने क्या कर लिया, उस मेथड को आइडेंटिफाई कर लिया और इसने अच्छे मार्क्स ला लिए। तो सेम चीज़ टेलर भी कहता है कि कोई भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, कोई भी आप काम कर रहे हो तो कोई भी काम करने का एक बेस्ट मेथड होता है जिससे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। जैसे अरुण को एक अच्छा तरीका पता चल गया, उसने उस तरीके को फॉलो किया और इसका सबसे अच्छा नंबर आ गया। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ टेलर ने भी लिखी है, देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड, जिससे आप कोई भी काम को अच्छे से पूरी एफिशिएंसी मतलब एक अच्छा उस काम में एकदम टॉप कर सकते हो। ठीक, और वो मेथड को हम तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब आप मार्केट में उसकी प्रॉपर स्टडी एंड एनालाइज करेंगे, तभी जाके आप वो मेथड को आइडेंटिफाई कर पाओगे। और जिस समय आपको वो मेथड आइडेंटिफाई हो गया, तब जाके आप उस काम को एकदम अच्छे तरीके से कर पाओगे, एफिशिएंसी मैक्सिमाइज मतलब अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, दिस प्रिंसिपल्स एम्स एट फाइंडिंग ऑन द बेस्ट मेथड टू परफॉर्म अ टास्क एंड टू इंक्रीज ह्यूमन एफिशिएंसी। सेम चीज़ है यहाँ पे मैंने लिखी है। ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि हमें एक बेस्ट मेथड फाइंड करना चाहिए कि जिसकी हेल्प से हम कोई भी टास्क को इजीली कंप्लीट कर पाए और जिससे कहीं ना कहीं ह्यूमन एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। सेम वही चीज़ है। ठीक, सेकेंड पॉइंट है हार्मनी ना डिस्कार्ड। देखिए हार्मनी ना डिस्कार्ड का क्या मतलब है, देखिए जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक, इन्हें कहीं न कहीं कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन का जब मैनेजर होता है ना, उसे कहीं न कहीं प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए होता है। प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों चाहिए होता है? क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो हम मार्केट में ज़्यादा बेच पाएँगे और ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा लेंगे। इसलिए हर मैनेजर की इच्छा होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे। और वहीं पे वर्कर्स जो होते हैं, वर्कर्स को सैलरी या फिर वेजेस से मतलब होता है। ठीक, वर्कर्स को आप जो भी एम्प्लॉइज़ देखना, उन्हें आए दिन सिर्फ़ अपने सैलरी की पड़ी रहती है या फिर अपने वेजेस की पड़ी रहती है, इंक्रीमेंट की पड़ी रहती है अपनी। इन अ प्रॉपर वे अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ तो इन्हें हमेशा इंक्रीमेंट से मतलब होता है। तो मैनेजर्स और वर्कर्स दोनों के बिटवीन मतलब दोनों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़े होते हैं। ठीक, मैनेजर सोचता है कि वर्कर अपना काम अच्छी तरीके से नहीं करते और वर्कर सोचता है कि मैनेजर अपना काम अच्छे से नहीं करते। ठीक, तो इससे क्या होता है, दोनों के बीच में आपस में हमेशा से हमेशा झगड़े होते रहते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़े होते रहते हैं मैनेजर्स और वर्कर के बीच में। तो टेलर कहता है कि मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में हमें हार्मनी क्रिएट करनी है। हार्मनी मतलब एक तरीके का पॉजिटिव वर्ड है। हार्मनी मतलब एक तरीके का फ्रेंडशिप, ठीक है, एक तरीके का प्यार हमें मैनेजर्स और वर्कर के बीच में क्रिएट करना है। ठीक, तो टेलर ने क्या किया, एक सॉल्यूशन निकाला। टेलर ने सॉल्यूशन निकाला, उसने मार्केट में एक मेंटर रिवॉल्यूशन करके एक कंसेप्ट निकाला। इस मेंटर रिवॉल्यूशन के तहत अगर अ, अगर इस मेंटर रिवॉल्यूशन को कोई भी फॉलो करेगा तो कहीं न कहीं मैनेजर्स और वर्कर्स दोनों के बीच में झगड़ा जो होगा वो कम हो जाएगा और हार्मोनी क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए मेंटर रिवॉल्यूशन है क्या? बोथ मस्ट चेंज देयर थिंकिंग। तो इस मेंटर रिवॉल्यूशन के कंसेप्ट में तो गाइस इसमें कुछ नहीं, बस जो टेलर है वो कहता है कि मैनेजर और वर्कर्स को अपनी थिंकिंग में अपनी दोनों जो आपस में एक दूसरे के लिए थिंकिंग रखते हैं, मैनेजर जो वर्कर्स के लिए सोचता है और वर्कर जो मैनेजर के लिए सोचता है, ये दोनों को आपस में क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे का अपना माइंड जो है वो चेंज करना चाहिए, दोनों को आपस में एक दूसरे के लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे टेलर कहता है कि अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो बट ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक, तो कहता है कि अब मेंटल इवैल्यूएशन में कि
सारे वर्कर्स को प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहिए। उसके लिए उन्हें एकदम अच्छे तरीके से वर्कर्स मस्ट परफॉर्म बेस्ट, मतलब वर्कर्स को एकदम अच्छे तरीके से क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए। इससे प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इससे प्रॉफिट भी अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो मैनेजर्स को क्या करना चाहिए, जैसे प्रॉफिट उन्हें मिल जाएगा तो सारे मैनेजर्स को ये सारा प्रॉफिट को वर्कर्स के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो अल्टीमेटली अगर वर्कर्स अच्छी तरीके से काम करेंगे तो मैनेजर जो चाहता है प्रोडक्शन बढ़ाना वो इंक्रीज हो जाएगा, और फिर प्रोडक्शन अब जैसे इंक्रीज हो जाएगा तो वैसे ही प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा तो सारे मैनेजर्स जो होंगे वो वर्कर्स के साथ अपना सारा प्रॉफिट को शेयर कर लेंगे। तो अल्टीमेटली दोनों की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये टेलर कहता है अपने मेंटर इवैल्यूएशन के कंसेप्ट में, और यही चीज़ मैंने लिखा है, वर्कर्स मस्ट परफॉर्म बेस्ट, वर्कर को अच्छे तरीके से प्रोडक्शन करना चाहिए, मैनेजमेंट शेयर गेन्स विद वर्कर्स। फिर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, तो मैनेजमेंट क्या कर देगा, वर्कर्स के साथ सारी गेन्स यानी सैलरी या वेजेस को शेयर कर देगा। सिंपल। ठीक है, इसे हम कहते हैं हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। अब देखिए जो अगला है हमारे पास, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये पॉइंट ये कहता है कि दोनों मैनेजर्स और वर्कर्स दोनों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। कोऑपरेशन का मतलब यहाँ पे दो तरीके से दिया गया है। मैनेजमेंट मस्ट कंसल्ट वर्कर्स इन डिसीजन मेकिंग। मतलब ये पॉइंट ये कहता है टेलर के हिसाब से कि मैनेजर्स और वर्कर्स दोनों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। मतलब मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी नई चीज़ होती है तो डिसीजन मेकिंग में उन्हें क्या करना चाहिए, सारे वर्कर्स को भी शामिल करना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट मस्ट कंसल्ट वर्कर्स, मतलब कोई भी डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट को वर्कर्स से भी कंसल्ट लेना चाहिए जो उनके यहाँ पे काम कर रहे हैं। और जो भी वर्कर्स है उन्हें कभी भी स्ट्राइक में नहीं जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। ठीक है, जब एकदम ज़रूरी ना हो। तो ये बेसिकली ये पॉइंट इससे लिखाया गया आपको, ये दो पॉइंट, क्योंकि केस स्टडी में आपको ये पक्का पक्का दिखेगा। ठीक है, तो आप जब भी पक्का पक्का ये दिखेगा तो इसका समझ जाना है कि कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म को शो कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास अगला पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका ये पॉइंट ये कहता है टेलर के हिसाब से कि जो भी एम्प्लॉयज़ है इनका सिलेक्शन अच्छी तरीके से होना चाहिए। राइट सिलेक्शन मतलब इनका सिलेक्शन अच्छी तरीके से होना चाहिए। अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा ट्रेनिंग इम्पार्ट, मतलब ट्रेनिंग बार बार देनी चाहिए सारे एम्प्लॉयज़ को। थर्ड पॉइंट में ये कहता है कि टेलर ये कहता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ को आप रखोगे उन्हें उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उन्हें उनका वर्क देना, असाइन वर्क एज पर देयर कैपेबिलिटी, उनकी जो कैपेबिलिटी है उनके हिसाब से उनको काम देना। फोर्थ पॉइंट है उन्हें टाइमली इनिशिएटिव, मतलब उन्हें बार बार मोटिवेशन देना। तो ये बेसिकली मोटिवेशन मतलब लालच देना, मतलब जैसे सपोज करना आपको कोई एम्प्लॉयज़ को काम करवाना है, ठीक, तो आप प्राइस में ऐसे रख सकते हो कि भाई जो ये काम को कर देगा उसको 1000 रुपीज़ मिलेगा। तो इससे कोई भी एम्प्लॉय जो रहेगा ना वो बहुत मोटिवेट हो जाएगा उस काम करने को, वो काम को जल्दी से जल्दी करेगा। तो इसलिए हम इसे कहते हैं टाइमली इनिशिएटिव। ठीक है, तो मैंने होपफुली आज आपके साथ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो एग्जाम्स में आपको केस स्टडी इसी के ऊपर ही घुमा फिरा के पूछेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बुक रीडिंग ज़रूर कीजिए। और मैं हमेशा कहता हूँ आपको सारी वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिलेगी, वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में जाके आपको हमारे सारे चैप्टर्स पार्ट वाइज एकदम अच्छी तरीके से अरेंज किया हुआ मिलेगा, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी मैं चलता हूँ गाइस, और आप सब से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय टेकिंग, चीयर्स। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज कुणाल लोनारे और मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फायोल के प्रिंसिपल के बारे में। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वन मोर थिंग आप सभी को पहले ही बता रहा हूं, वीडियो जो है आज की थोड़ी सी या फिर शायद मैं कह सकता हूँ ज्यादा लंबी हो जाएगी। ट्राई करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा टाइम को कम कर सकूं, लेकिन स्टिल आपको जो पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा, बेहतरीन मजा आएगा। लिटरली
मतलब लिख के ले लो। ठीक, तो जी सबसे पहले प्रिंसिपल से पहले हम लोग कुछ बातों का ध्यान रखते हैं कि जी फायोल्स प्रिंसिपल। ठीक, तो जी जो फायोल था उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वो पहले माइनिंग कंपनी में एज अ मैनेजर था। ठीक, वो एक मैनेजर था, उसके पास बहुत अच्छी स्किल थी। तो आप हिस्ट्री में अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो बेसिकली उसमें छोटी सी बात कही गई है कि जी उसकी कंपनी में क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। अब जी प्रॉब्लम के कारण कंपनी क्या हो रही थी, रिसेशन में जा रही थी, मतलब बहुत घाटे पे जा रही थी, लॉस में जा रही थी। तो फायोल ने क्या किया, एनी हाउ कुछ भी कुछ करके अपने मैनेजर स्किल्स को करके क्या किया, उसने उस कंपनी को बहुत अच्छी पोजीशन में ला दी। अब जी उस आपको ये भी आपकी एनसीईआरटी बुक में देखने को मिलेगा कि आफ्टर 30 इयर्स जब वो अपनी कंपनी से रिटायर हो गया तो जी उसकी कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी इट वाज सुपर्ब, एक नंबर थी यार। मतलब इतनी पावरफुल कंपनी बन गई थी जब फायोल ने छोड़ा तो। ठीक, तो मतलब फायोल ने ऐसा क्या किया था अपनी कंपनी में, ऐसा क्या स्ट्रेटेजी, ऐसी क्या टेक्निक्स लगाई थी। ठीक है, तो वो ये सारी टेक्निक्स को अपने 14 प्रिंसिपल्स में बताया है। राइट, उसने यही सारी चीजें हम लोग को 14 प्रिंसिपल्स के थ्रू बताया है कि अपनी जो कंपनी है, कोई भी अपनी जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैसे बिल्डअप करना है, ऐसा फायोल ने बताया था। राइट, तो जी सबसे पहली बात मैं आप सभी को एक चीज कंफर्म बता देता हूँ, फायोल को हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहते हैं। फायोल को क्या कहते हैं, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। अब अब जी जो फायोल के प्रिंसिपल्स है ये एप्लीकेबल टू ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सिर्फ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही एप्लीकेबल है, उसी में ही यूज होंगे। अब जी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब टॉप एंड मिडिल लेवल, आपको समझाया था पिछली चैप्टर में, टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। तो जी इनके जो प्रिंसिपल है बेसिकली टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए एप्लीकेबल है, यूज के लिए है। ठीक, अब जी प्रिंसिपल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि फायोल ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया था। फायोल ने क्या किया, फायोल ने क्या किया था, उसने कुछ कंट्रीब्यूशन किया था। तो जी इसके बारे में हम लोग फटाक से चर्चा कर लेते हैं, हार्डली 1 मिनट लगेगा। ठीक, इसने क्या किया था, फायोल ने ये क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल, इसने क्या किया था, टेक्निकल स्किल और मैनेजरियल स्किल के बीच में क्या किया था, डिफरेंस बताया था। सेकंड पॉइंट, आइडेंटिफाइड प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, इसने क्या किया था, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई किया था। आपको बताया था ना क्या होता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, क्लास और मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इसको क्या किया था, इसे आइडेंटिफाई किया था प्रोसेस को। ठीक, अब जी थर्ड, इसका जो थर्ड कंट्रीब्यूशन था, डेवलप 14 प्रिंसिपल, इसने क्या किया था डियर, 14 प्रिंसिपल्स को डेवलप किया था। ठीक, और यही 14 प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसमें यही जानेंगे कि फायोल जब अपनी कंपनी में था एज अ मैनेजर तो उसने ऐसा क्या कर दिया था कि उसकी कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन पहुंच गई थी, इतनी अच्छी हो गई थी। तो जी हम लोग यही जानेंगे कि फायोल ने जो 14 प्रिंसिपल्स उसने बताया है, तो बेसिकली हम लोग यही जानेंगे कि ये कंपनी को हम लोग को कैसे कंट्रोल वे में, मतलब कैसे उसे बिल्ड करना चाहिए। तो आज हम लोग यही चीज जानेंगे। तो डियर आप सभी को और एक बार कंफर्म बता रहा हूं कि मेरी लेक्चर्स बड़ी होगी, अगर आपको बड़ी नहीं चाहिए ठीक तो आप जरूर ये वाली वीडियो को स्किप करके कोई और चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बेस्ट से बेस्ट तरीका बताऊंगा एक्सप्लेन करने का। लेकिन अगर आपको आपकी मतलब टाइम आपको लग रहा है कि ज्यादा बड़ा हो रहा है वीडियो पे तो आप जरूर स्किप करके कोई और चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक, तो जी सबसे पहले हम लोग अब जानते हैं प्रिंसिपल्स के बारे में, टाइम लाइन बाय लाइन। राइट, तो जी सबसे पहला प्रिंसिपल जो फायोल ने बताया वो है डिवीजन ऑफ वर्क। आखिर ये डिवीजन ऑफ वर्क होता क्या है। ठीक, तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरा एक डायग्राम बना दिया है। अब जी यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक फर्नीचर का बिजनेस लिया है। ठीक, तो अभी तो ये छोड़िए, सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क में
फायोल कहते हैं कि आपका जो भी काम है, ठीक, जो भी काम है, आप ध्यान से सुनना मेरी बातों को। आपका फायोल कहते हैं कि आपका जो भी काम है उस काम को आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे टास्क में उसे डिवाइड कर दो। और फायोल कहते हैं कि जो टास्क आपने डिवाइड किया है, हर वो टास्क को कोई कोई पीपल, कोई कोई पर्सन या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन को वो टास्क को दे दो, जो कि, और वो काम भी वैसे पर्सन को देना जो पर्सन को वो काम अच्छे से आता हो। जी मतलब अगर मैं आपको सभी को एग्जांपल में समझाऊं तो हम फायोल कहते हैं कि जी जो भी काम है, ठीक है, जो भी काम है, जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया है, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लिया है। ये जो बिजनेस है ये फर्नीचर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करता है। तो यहाँ पर फायोल कहते हैं कि जहाँ पर जो काम, लाइक यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो इस काम को डिवाइड कर दो टास्क में। लाइक जैसे यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया है, वुड कटिंग में डिवाइड कर दिया है, असेंबलिंग में डिवाइड कर दिया है, एंड फर्निशिंग में मैंने डिवाइड कर दिया है। फायोल का ये मानना था कि जो भी काम है आपको उसे क्या करना है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना है। लाइक मैंने भी यहाँ पर क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है टास्क को, वुड कटिंग पे डिवाइड कर दिया, असेंबलिंग में डिवाइड कर दिया, फर्निशिंग में मैंने टास्क को डिवाइड कर दिया है। अब फायोल कहता है कि हर टास्क को कोई ऐसे पर्सन से करवाओ या ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन से करवाओ जिसे वो टास्क को अच्छे से करना आता हो, ठीक है। तो जी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम एग्जांपल में देखेंगे तो जी यहाँ पर मैंने ए पर्सन को लिया है। अब ये ए पर्सन को वुड कटिंग का काम बहुत अच्छे से आता है, तो फायोल के हिसाब से मैं ये काम किसको दे दूंगा, ए को दे दूंगा, क्योंकि ये एक अच्छे से वुड को काट लेता है, ठीक, इसलिए ये वाला काम क्या कर दूंगा, मैं ए को दे दूंगा। वैसे बी को असेंबलिंग का काम बहुत अच्छे से आता है, तो मैं क्या कर दूंगा, बी को असेंबलिंग का काम दे दूंगा। अब जी सी को फर्निशिंग का काम बहुत अच्छे से आता है, तो जी उसको मैं बहुत अच्छे से काम, ये फर्निशिंग का काम दे दूंगा। तो जी इससे क्या होगा, बहुत अच्छे से एक ऑर्गेनाइजेशन रन करेगा। अब जी यहाँ पर देखिए, हम फायोल के हिसाब से आपको समझ में आ गया फायोल ने क्या कहा था। फायोल ने कहा था कोई भी काम करते हो उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो और वो काम को ऐसे पर्सन को दो जो उसे, मतलब ऐसे पर्सन को दो जिस पर्सन को वो काम अच्छे से आता हो। तो मैंने भी क्या किया, एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस खोला और अपने टास्क को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और हर टास्क को एक ऐसे पर्सन को दिया जिस पर्सन को वो काम अच्छे से आता हो। अब जी इसका बेनिफिट क्या होगा, अब जी आप देखिए वुड कटिंग, अब जी मैं ये वाले पर्सन से करवाऊंगा, इसे ये वाला काम बहुत अच्छे से आता है, ठीक, तो जी ये काम ये बहुत स्पीड में करेगा, ठीक है, टाइम भी कम लेगा लेकिन ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देगा। अब जी वैसे अगर यहाँ पर मैं ए को छोड़ के बी को ये काम दे दूं तो जी बी को ये काम करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, टाइम भी ज्यादा लगेगा, लेकिन आउटपुट बेकार मिलेगा। तो जी फायोल का यही कहना था कि काम को डिवाइड करके एक ऐसे पर्सन को दो जिसे वो उस पर्सन को दो, उस पर्सन को मतलब वो काम अच्छे से आता हो, जिससे काम क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी होगा, बहुत अच्छे से होगा, टाइम कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगा, वेस्ट कम होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको आउटपुट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा और सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो जी ये है बेसिक फंडा डिवीजन ऑफ वर्क का। अब जी सेकेंड पॉइंट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कम ऑन, सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जी सबसे पहले जान लीजिए अथॉरिटी का मतलब क्या होता है। तो जी अथॉरिटी का मतलब होता है यहाँ पर पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो मतलब आप सभी जानते हैं, रिस्पॉन्सिबल, अगर आपको कुछ काम दे दिया तो आपको वो काम क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वैसा वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो जी अथॉरिटी मतलब पावर। अब जी फायोल के सेकंड प्रिंसिपल में फायोल कहते हैं कि जी कोई भी पर्सन हो उसे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बैलेंस वे में होनी चाहिए उसके पास। मतलब वो ये कहते हैं कि कोई भी पर्सन के पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए और साथ में उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। फायोल कहते हैं कि अगर कोई भी पर्सन के पास अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो उस केस में क्या होगा, वो पर्सन अपनी अथॉरिटी मतलब अपनी पावर का मिसयूज करेगा। अब जी फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखते होंगे टीवीज में, बहुत पुराने जमाने के फिल्म में कोई कोई व्यक्ति, कोई कोई किंग कैसा रहता है जिसके पास बहुत पावर रहती है, काम वाम कुछ नहीं करता, रिस्पॉन्सिबल नहीं है सिटीजन के लिए, लेकिन पावर बहुत है, तो वो क्या करता है,
अपना पावर का गलत फायदा उठाता है, अपने पावर का क्या करता है, गलत फायदा उठाता है। क्या करता है, उल्टा उसे क्या करना चाहिए, लोगों को पैसा देना चाहिए तो उनसे पैसा लूटता है, और भी बहुत सारे मतलब क्या करता है, गलत काम करता है। तो एनी हाउ क्या करता है, अपने पावर का मिसयूज कर रहा है, राइट। तो जिस सेम सिचुएशन फेयोल ने भी कहा, फेयोल ने कहा कि जो भी पर्सन के पास अगर सिर्फ अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डब्बा है, तो उस केस में क्या होगा, वो अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर का मिसयूज करेगा। पॉइंट नोटिस करना, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करेगा, राइट। अब जी फेयोल कहते हैं चलो अगर कोई भी पर्सन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है लेकिन अथॉरिटी नहीं है, तो उस केस में भी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। अब जी फॉर एग्जाम्पल आप इसे ऐसा देखिए, एक पर्सन, यही पर्सन को ले लो, ये पर्सन एक फैक्ट्री में काम करता था। अब ये पर्सन उस कंपनी में काम करता था, इसका काम कुछ नहीं था, इसका काम डेली का ये था कि इसको क्या था, मतलब 500 यूनिट इससे डेली रॉ मटेरियल को कलेक्ट करना था और उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना था, ये इसका काम था, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको सिर्फ काम दे दिया गया, इसके पास कोई पावर नहीं है। अब जी किसी दिन क्या हो गया, ये जब गया तो इसके पास रॉ मटेरियल नहीं था, इसके पास रॉ मटेरियल नहीं था। तो जी अभी कोई पर्सन को बोल भी नहीं पाएगा, अपने से जो बड़ा लेवल मैनेजमेंट होगा उसको बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि इसको तो पावर दी नहीं, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ठीक। इसको क्या है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, बस तुझे काम करना है, मतलब काम करना है, मतलब काम करना है, और तुझे पावर नहीं मिलेगी, पावर डब्बा गुल है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, उस बंदे को वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर उसको अपने बड़े लेवल मैनेजमेंट को कुछ बोलना भी होगा तो नहीं बोल पाएगा। अगर इससे भी, इसके नीचे भी अगर कोई वर्कर होगा तो वो इससे भी कह सकता है कि भाई ये तू काम मेरा कर देना, लेकिन पावर नहीं है, लेकिन वो कह भी नहीं सकता। तो हर केस में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए फेयोल कहते हैं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों होनी चाहिए एक पर्सन को। जिस पर्सन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसके साथ उसके पास कुछ अथॉरिटी भी होनी चाहिए, कुछ पर्सन के पास अथॉरिटी है तो उसके साथ उसको उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक। तो ये वाला केस अच्छा है, सही है। तो फेयोल के हिसाब से कोई भी पर्सन को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों होनी चाहिए, राइट। तो जी अब क्या हो गया डियर, एक प्रॉब्लम आ गई है, लेक्चर लंबी हो गई है, मैं काम करता हूं। सबसे सिंपल फंडा है, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल गाइस टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद का जो टॉपिक्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, हम लोग उसे कंटिन्यू करेंगे, राइट। अब जी अगला पॉइंट है हमारे पास डिसिप्लिन। जी डिसिप्लिन, इसका तो मेरे पास कोई बेस्ट एग्जांपल नहीं है। बेसिकली ये पॉइंट ये कहता है कि मैनेजमेंट को ये देखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में हर पर्सन, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, या फिर वर्कर हो, हर इसको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। स्पेलिंग गलत लिख दिया शायद, ठीक है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके साथ साथ क्या करना चाहिए, एक दूसरे मतलब प्रॉपर कंडक्ट होना चाहिए, एक सेम जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए, मतलब जिसको जो काम दिया है उसके हिसाब से उसको काम करना चाहिए। और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फेयर होने चाहिए। रूल्स क्या होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होनी चाहिए, फेयर होने चाहिए। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। मतलब वर्कर है, सबसे नीचे है, तो उसको आप मतलब उसके साथ आप गलत नहीं कर सकते, गलत इन द सेंस उसको आप बिना काम से कोई डांट नहीं सकते, मतलब ठीक है, आप समझ जाओ, ठीक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो डिसिप्लिन का मतलब यही होता है, राइट। इसमें कुछ ज्यादा समझाने लायक है नहीं। तो जी अब आगे बढ़ते हैं, हम अब अगला है हमारे पास यूनिटी ऑफ कमांड। सो डियर, अब है यूनिटी ऑफ कमांड। तो जी यहाँ पर फेयोल कहते हैं, ठीक ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये वाला। तो डियर यहाँ की आज थोड़ी गला भी खराब है यार, तो जी जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर फेयोल कहते हैं कि जो भी वर्कर है उसका एक ही बॉस होना चाहिए, कि जितने भी वर्कर्स हैं उनका क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। फेयोल कहते हैं कि जो भी कितने भी वर्कर हैं लेकिन उनका बॉस सिर्फ एक ही होना चाहिए। तो जी सबने पूछा कि ऐसा क्यों, तो फेयोल ने बताया
कि जब जो भी अगर वर्कर्स है, अगर उनके दो बॉस होंगे, पहला बॉस दूसरा बॉस, ठीक, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो सबने पूछा सर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी? तो जी फॉर एग्जांपल फायोल ने बताया कि जी अगर जो जहां भी कोई भी वर्कर्स होंगे और उनके दो बॉस होंगे तो वहां पर बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगी, बहुत सारे झगड़े भी हो जाएंगे दोनों मैनेजर के बीच में। अब वो कैसे, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। अगर जी फॉर एग्जांपल एक दिन मंगल सिंह, जानते हैं जी मंगल सिंह, आप सभी कार्टून देखते होंगे तो आप सभी को जरूर याद होगा कि मंगल सिंह कहाँ है, राइट? कौन से कार्टून में आता है? तो जरा सा काम कीजिएगा, कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा कि आखिर मंगल सिंह कौन से कार्टून में आता है, मैं जरूर देखूंगा। ओके, तो जी वर्कर मंगल सिंह ने एक बार क्या किया, अपने सारे वर्कर्स को बोला कि तुम्हें एक दिन में 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, ना 500 से कम ना 500 से ज्यादा, सिर्फ 500 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है। मंगल सिंह ने अपने वर्कर्स को ये बात कही। वही रामू सिंह ये अपने यही वर्कर्स को कहता है कि तुम लोग को एक दिन में 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है, एक दिन में 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है, सिर्फ 100 से ना ऊपर ना 100 से नीचे, पर डे 100 यूनिट। तो जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब वर्कर्स कंफ्यूज हो जाएंगे। सब वर्कर्स क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई बात किसकी माने, मंगल सिंह की बात माने या फिर रामू सिंह की बात माने, किसकी बात माने? वर्कर्स कंफ्यूज रहते हैं कि मंगल सिंह की बात माने या फिर रामू सिंह की बात माने। तो जी यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर वर्कर्स ने क्या किया, अगर मंगल सिंह की बात करें, अगर वर्कर्स ने मंगल सिंह की बात मानी और 500 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस करने लगे, तो जी राम सिंह क्या हो जाएगा, रामू सिंह क्या हो जाएगा? गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा अच्छा तुम लोग ने मेरी बात नहीं मानी और तुम लोग ने इस मंगल सिंह की बात मानी। तो जी इनके बीच में क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रामू सिंह का क्या हो जाएगा, ईगो जो है वो क्लैश हो जाएगा कि भाई तुम लोग ने मेरी बात नहीं मानी, मंगल सिंह की बात मानी और तुम लोग ने 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करना चालू कर दिया, झगड़ा। अब जी अगर यहीं पर वर्कर्स ने अगर रामू सिंह की बात मान ली और 100 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस करने लगे, तो जी अब यहाँ पर मंगल सिंह को गुस्सा जाएगा और मंगल सिंह वर्कर्स के ऊपर क्या करेगा, भारी पड़ जाएगा, बोलेगा अच्छा तुम लोग ने मेरी बात को टाला और तुम लोग ने इस रामू सिंह की बात को मानी। तो जी यहाँ पर ईगो क्लैश किसका हो जाएगा? मंगल सिंह का हो जाएगा। मतलब वर्कर्स करे तो करे क्या? तो जी फायोल यही कहता है कि अगर कभी भी कोई भी सिचुएशन में अगर कोई भी वर्कर्स है, अगर उनके दो बॉस आ जाएंगे तो ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, राइट? तो फायोल क्या कहता है हमेशा कि जो भी काम करना है कोई भी वर्कर्स का, तो उसके ऊपर क्या रहना चाहिए, सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, एक ही बॉस होना चाहिए। दो बॉस होंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए फायोल कहते हैं, हमेशा सजेस्ट करते हैं कि हर वर्कर्स के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, राइट? तो जी यही है यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब। अब जी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। चलिए अब है हमारे पास यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है, जहां पर मैंने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के आगे लिखा है वन हेड वन प्लान। इसे समझते हैं, बहुत इजी है। तो जी फायोल यहाँ पर कहते हैं कि अलग अलग पीपल, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, मैंने ब्लैक पेन से जितने भी यहाँ पर पीपल है, ये क्या है, सेल पर्सन है। सेल पर्सन ये बेचने वाला काम करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ये डिसाइड करता है बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को कैसे बढ़ाया जाए, सेल का रिजल्ट देखता है, ये सारी चीजें ये सेल पर्सन का काम रहता है। और यहीं पर ये परचेस है, परचेस पर्सन, यहाँ पर मैंने एग्जांपल से लिया है आप सभी को समझाने के लिए। अब ये क्या करते हैं, पूरा परचेस का काम संभालते हैं। तो जी यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या है, डिफरेंट वर्किंग पीपल है, मतलब सेल पर्सन और परचेज पर्सन दोनों क्या है, एक ही साथ काम कर रहे हैं। तो जी फायोल क्या कहते हैं कि पूरे सिमिलर वर्किंग पीपल को साथ में लाओ, मतलब जितने भी ये जैसे सेल पर्सन है, इनको क्या करो, ग्रुप में ला दो। वैसे परचेज वाले पर्सन है, उनको साथ में ला दो। अब
फायोल क्या कहता है कि जैसे उनको साथ में ला लोगे तो उनको एक अलग डिपार्टमेंट में क्या कर दो, डाल दो। सेल डिपार्टमेंट में जिस सारे सेल वाले पर्सन है उनको डाल दो, वैसे परचेज पर्सन को भी परचेज डिपार्टमेंट में एक परचेज डिपार्टमेंट बना के सारे परचेज पर्सन को परचेज डिपार्टमेंट में डाल दो। और जी हर डिपार्टमेंट में एक एक हेड बैठा दो। जैसे यहाँ पर सेल डिपार्टमेंट हेड, इनका हेड, ये जितने भी पीपल है इनका बॉस, और वैसे परचेज का एक बॉस बैठा दो। अब जी इससे क्या होगा, अब जी देखिए सारे सेल पर्सन क्या करेंगे, एक तरीके से काम करेंगे। अब जैसे ये हेड है, अगर इसने ऑर्डर भेजा कि 500 यूनिट्स को उनको सेल करना है, तो सब सेल डिपार्टमेंट क्या करेगी, उनका टारगेट क्या होगा, एक ही टारगेट होगा, वन प्लान होगा। क्या होगा, वन प्लान होगा। मतलब उनका टारगेट क्या होगा कि अब 100 यूनिट्स को उनको सेल करना है। वैसे अगर परचेज डिपार्टमेंट बोलेगी कि इस बार हमें 500 यूनिट्स को परचेज करना है एज अ रॉ मटेरियल, तो ये सारे लोग एक ही काम में भिड़ जाएंगे, वन प्लान, कि हमें 500 यूनिट्स को कलेक्ट करना है, राइट। अब जी वन हेड का मतलब, अब हर डिपार्टमेंट में आप देखोगे फायोल कहते हैं कि एक हेड बैठा देना चाहिए। जैसे सेल डिपार्टमेंट का हेड ये है, परचेज डिपार्टमेंट का हेड ये है, तो जी ये क्या करेगा, पूरा वन हेड वन प्लान को फॉलो करेगा। ठीक, बहुत इजी सा फंडा है, बेसिक फंडा है, बड़ा इंटरेस्टिंग वे से बताया है, आप कभी नहीं भूलोगे। समझ में आ गया। फायोल कुछ नहीं कहते हैं, कहते हैं कि अलग अलग पीपल है। जैसे यार आप बताओ, आप कॉमर्स वाले हो, अगर मैं आपको एक क्लास में पीसीएम वाले लोग के साथ और साथ में बायो वाले लोग के साथ बैठा दूं, तो क्या काम कर पाओगे अच्छे से? नहीं कर पाओगे, सिर्फ 10% समझ में आएगा, राइट। तो जी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो जी इसलिए फायोल कहते हैं कि ये जितने भी सिमिलर लोग हैं उनको अलग कर दो। इसलिए तो अगर आप फोकस करोगे तो आपके कॉमर्स के लिए अलग सेक्शन होगी, पीसीएम वाले लोग के लिए अलग क्लास होगी, बायो वाले लोग के लिए अलग क्लास होगी। इसलिए तो होता है जीडीए। तो जी यही फायोल कहते हैं कि अलग अलग पीपल, डिफरेंट वर्किंग पीपल को क्या करो, ग्रुप कर दो। सब मतलब जो जो सेम पर्सन में काम करते हैं, सेम ऑक्यूपेशन में काम करते हैं, उनको अलग कर दो, उनको अलग कर दो, और उनका एक अलग से डिपार्टमेंट बना दो एक ऑर्गेनाइजेशन में, और उनका एक हेड बना दो, जिससे वन हेड तो रहेगा ही, और साथ में लोग भी क्या रहेंगे, एम्प्लॉय उसके साथ ही काम करेंगे, जैसा वो बोलेगा उसके हिसाब से काम करेंगे। तो वहां पर वन प्लान भी मेंटेन रहेगा। ठीक, अब जी चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सो डियर, अब है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू टू जनरल होगा। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, टू जनरल इंटरेस्ट। अब जी ये पॉइंट ये कहता है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग रहते हैं। कोई परचेस का काम संभालता है, कोई सेल का काम संभालता है, कोई कैश का काम संभालता है, अलग अलग पीपल, और हर पर्सन अलग अलग होता है और उनके काम भी अलग अलग होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, आपके स्कूल में चले जाओ, किसी का आपके टीचर्स का काम है पढ़ाना, वहां पर एचओडी होगा, कोई भी सर्वेंट होगा जो साफ सफाई। तो जी हर अलग अलग व्यक्ति होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उनके काम अलग अलग होते हैं। तो जी फायोल क्या कहता है, उनके अलग अलग काम को, मतलब उनके अलग अलग इंटरेस्ट को आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसे डायरेक्ट करना है कि वो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जाके आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके। ठीक है, तो सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है। अब जी अगला पॉइंट है हमारे पास, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो जी यहाँ पर सबसे पहले ये इसका मतलब जान लीजिए, रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है डियर पेमेंट। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, पेमेंट, सैलरी, वेजेस, ये सारी चीज रेम्यूनरेशन आ जाती है। ठीक, तो जी मैं इसमें आपको एक बहुत प्यारी सी स्टोरी समझाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ पर फायोल का जो कहना है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रिंसिपल में फायोल कहते हैं कि जो भी वर्कर है, अगर कोई वर्कर बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा काम करता है, तो उसको क्या करो, ज्यादा सैलरी दो, बजाय उसके जो ऐसी फालतू का बैठा रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो कुछ काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, एक काम करता है और एक काम नहीं करता। एक काम कीजिए, मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ, चलिए उससे क्लियर हो जाएगा, राइट। अब ये दो पीपल थे, दो वर्कर थे। एक कंपनी थी, फर्नीचर कंपनी, उसका एक बॉस था और उसके दो वर्कर्स थे। बहुत सारे वर्कर्स थे, पर उसमें से दो वर्कर्स का काम था वुड कटिंग का।
इनका काम क्या था? वुड कटिंग का, वुड काटना इनका काम था और काट के कंपनी में लाना है, ये दोनों का काम था। ठीक। अब जी राम इस कंपनी में 8 साल से है, 8 इयर्स पहले से यहाँ पर क्या करता है? काम करता है। और श्याम ये बहुत नया नया है, इसको आए हुए सिर्फ 1 मंथ ही हुआ है। इसने 1 मंथ पहले ही ज्वाइन किया था, लेकिन जो अपना राम है वो 8 साल से काम कर रहा है यहाँ पर, और श्याम का 1 ही मंथ हुआ है यहाँ पर। तो अब मेरे को आप ध्यान से सुना स्टोरी आगे की। शुरू में जैसे ही दोनों आए थे तो दोनों की सैलरी थी 5000 रुपीज दोनों की। ठीक। ये 8 साल पहले जो राम था, ये भी 8 साल पहले जब ज्वाइन किया था उसकी सैलरी थी 5000, अभी भी सिर्फ 5000 मिल रही है। श्याम सबसे पहले जब ज्वाइन किया था तो उसकी 5000, और 1 महीने के बाद इसको क्या हो गया? बॉस ने इसकी सैलरी को क्या कर दी? 1000 रुपीज बढ़ा दी। दैट मीन्स अब इसको टोटल मिल रहा है 6000 रुपीज। अब जी इससे राम को आ गया गुस्सा, इससे राम को आ गया गुस्सा। ठीक जी, सबसे पहले तो ये काट दीजिए, ये एफिशिएंट इनएफिशिएंट ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा स्टोरी के हिसाब से, सो इसको मैं अभी काट देता हूँ। तो जी अब यहाँ पर क्या हो गया? बॉस ने इसकी सैलरी बढ़ा दी श्याम की। राम को बहुत गुस्सा आ गया, यार मैं तो 8 साल पहले से काम कर रहा हूँ, लेकिन यार मुझे मेरी सैलरी तो पहले भी 5000 थी, अभी भी 5000 है। अब वैसे ही श्याम ये तो बहुत खुश हो गया कि भाई एक आया नहीं यार, 1 महीने में इंक्रीमेंट बढ़ गई, सैलरी बढ़ा दी बॉस ने 5000। राम तो एकदम जलन के मारे एकदम पागल हो गया और सीधा जाके बॉस के पास गया और बोलता है, बॉस ये क्या है? आपने मेरी सैलरी तो बढ़ाई नहीं, मैं पहले 8 साल पहले से काम कर रहा हूँ और मेरी सैलरी अभी भी 8000 है, जब से ज्वाइन किया हूँ 8000 है, ज्वाइन किया और अभी तक 8000 है, ऐसा क्यों? और फिर राम ने बोला कि श्याम की सैलरी उसे 1 ही महीना हुआ है और उसकी सैलरी आपने बढ़ा दी। तो बॉस ने बोला राम को, बॉस ने राम को बोला, अच्छा तू मुझे बता कि जब तू ज्वाइन किया था तब तू कितने पेड़ की लकड़ी काट के लाता था मेरे पास? तो राम ने बोला कि जी 2। राम ने क्या बोला? मैं 2 लकड़ी की काटता था, पेड़ की लकड़ी ही काट के लाता था। ठीक है। बॉस ने राम से पूछा। तो जी अब यहाँ पर बॉस ने श्याम को बुलाया और श्याम को बुला के बोला कि भाई श्याम, तू राम को बता कि तू सबसे पहले आया था तो कितनी लकड़ी काटता था? तो श्याम ने बोला कि मैं सिर्फ पहले तो 2 काटता था। फिर बॉस ने बोला अभी तू कितनी काटता है? तो श्याम ने बोला मैं 3 काटता हूँ। ठीक। तो जी बॉस ने राम को बोला कि देख, श्याम पहले 2 काटता था लेकिन उसने अभी अपना बढ़ा दिया और उसने 3 काटने लगा, तो उसके हिसाब से मैंने उसकी सैलरी भी बढ़ा दी, क्योंकि वो ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, राइट। ऑर्गेनाइजेशन को, अपने बिजनेस को ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मतलब ये वाला एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा मेहनत कर रहा है। लेकिन तू, बॉस ने राम को बोला, लेकिन तू तो यार 8 साल पहले भी 2 ही काट रहा है, अभी भी 2 ही काट रहा है, तो तेरे को क्या लग रहा है मैं तेरी सैलरी बढ़ाऊंगा? बेवकूफ समझाऊं क्या? ऐसा बॉस ने राम को बोला। ठीक। तो राम को अब समझ में आ गया, राम को समझ में आ गया, हाँ अगर मुझे सैलरी बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? और मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो जी फायोल यहाँ पर मेरा स्टोरी, मतलब स्टोरी समझाने का यही मोटिव था। फायोल यहाँ कहते हैं कि जो वर्कर अपने कंपनी के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो भी एम्प्लॉय अपने कंपनी के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके हिसाब से उसकी सैलरी भी क्या करो? बढ़ा दो। और जो एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी सैलरी को क्या करो? बढ़ाओ नहीं। मतलब दोनों के बीच में आप देखिए, राम और श्याम दोनों, श्याम बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके हिसाब से उसकी सैलरी बढ़ा देंगे। राम जी काम नहीं कर रहा है, वैसे ही काम चोरी का काम कर रहा है, सोचिए उसकी सैलरी जो है होगी वही लटक गई। अब जी मैं इसका रीजन बताता हूं आपको कि फायोल ने ऐसा क्यों कहा। फायोल ने ऐसा इसलिए कहा कि जी अब जी श्याम ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो अब जी श्याम को भी पता है कि मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो मेरी सैलरी भी बढ़ेगी, तो इसलिए श्याम कर रहा है। और अगर क्या हुआ, अगर बॉस ने क्या किया, श्याम की सैलरी नहीं बढ़ाई और उल्टा राम की सैलरी बढ़ा दी 2 काट के, तो श्याम बोलेगा हट यार, मैं ज्यादा कर भी रहा हूं तब भी मेरी सैलरी कम है, और उल्टा जो कम
जो काम नहीं कर रहा उसकी सैलरी बढ़ा दिए, तो श्याम क्या बोलेगा, हट अब तो मैं भी क्या करूंगा, सिर्फ 2 ही लकड़ी काटूंगा, क्योंकि मैं 3 भी काट रहा हूं तो मेरे को 5,000 मिल रहा है, अगर 2 भी काटूंगा तो 5,000 मिल रहा है, इससे अच्छा 2 ना काटू मैं, ऐसा श्याम बोलता है। ठीक, तो जी इससे राम, अब जी क्या हो जाएगा, इसलिए दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फायरोल ने सबसे बेस्ट तरीका बताया कि जो एम्प्लॉय, मतलब जिसको भी पेमेंट करनी है आपको उसके काम के हिसाब से दो, जो ज्यादा काम अच्छा कर रहा है उसके हिसाब से उसकी सैलरी भी ज्यादा रखो, जो कम कर रहा है उसके हिसाब से उसकी सैलरी रखो। ठीक, अब जी यहाँ पे 3 फैक्टर से क्या करते हैं लोग, डिसाइड करते हैं कि एम्प्लॉय को सैलरी कैसी देनी चाहिए। सबसे पहले इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, मतलब अब जी जो इंडस्ट्री सबसे बड़ी होगी, अब जी ये स्वाभाविक बात है, जो इंडस्ट्री ज्यादा बड़ी होगी उसको वो ज्यादा सैलरी देगी। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अभी समझा दिया, दोनों को समझा दिया आपको, राम और श्याम का केस। और पेइंग कैपेसिटी कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितना पे कर रहा है। अब जी फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन जी मान लो प्रॉफिट ही बहुत कम जनरेट कर पा रहा है, तो क्या सैलरी बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, तो उसकी पेइंग कैपेसिटी से भी रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज का फैक्टर पड़ता है। तो जी आज का लेक्चर के लिए इतना ही। अगली लेक्चर में डियर मैं आप सभी से मिलूंगा। ठीक, आगे बता दूं, नहीं ये काम करते हैं, अगली लेक्चर्स पे क्लियर करेंगे, नहीं तो मुझे अपलोडिंग में प्रॉब्लम पड़ जाएगी, आप समझ सकते हैं, राइट। तो जी आप सभी से मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, एंजॉय, टेक केयर एंड चीयर्स।